first topic of the first unit, right, of principles of macroeconomics. So basically economics हम पढ़ते क्यों हैं? What is economics? Economics में अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी लास्ट ईयर, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा. सो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? बेसिकली बिकॉज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इट इज अ सोशल साइंस जो कि कंसर्न्ड है विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यही सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज को जो स्टडी करता है, that social science is known as economics. अर्थशास्त्र उसको हम बोलते हैं, right? So अब economics को पढ़ते क्यों है, right? Why there is a necessity to study economics? Because as we all know, ठीक है, that human wants are unlimited, जबकि resources हमारे पास limited होते हैं, right? जिसकी वजह से जो बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में अराइज होती हैं वो ये होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट? ये समस्याएं उत्पन्न होती है जिसको कि बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं. नाउ जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, इज अ प्रॉब्लम सर्टेनली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन. उत्पादन से संबंधित ये समस्या है. उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कौन से रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करें या फिर कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, राइट? सो दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट? देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन ये किया जाए, बिकॉज ये जो अगेन दिस प्रॉब्लम इज समथिंग रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉब्लम है, वितरण की ये समस्या है कि जो उत्पादित किया हुआ वस्तु है या सेवा है वो किसके लिए किया जाए. ठीक है, अमीर के लिए किया जाए या गरीब के लिए किया जाए, राइट? मेल्स के लिए किया जाए या फीमेल्स के लिए किया जाए, है ना, यंग पॉपुलेशन के लिए किया जाए या ओल्डर पॉपुलेशन के लिए किया जाए. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? So these problems basically arises because human wants are unlimited and resources we have are limited, right? With that, again, so there is a problem of scarcity, as we got to know. Scarcity की problem है, limited है resources. उसके साथ एक और problem है, that is problem of choice जिसको बोलते हैं, है ना? Problem of choice क्या है कि हम लोग के पास जो limited resources हैं उसके कई सारे उपयोग भी हैं, है ना? एक ही उपयोग नहीं है. सपोज रिसोर्स एक है, सपोज लेबर एक है, वो लेबर कहीं पे भी जाके काम कर सकता है. अब मैं एक स्किल्ड लेबर, एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर चाहिए तो उसकी बात नहीं कर रही मैं. ऐसे रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ जिसके की कई सारे उपयोग हैं, राइट? जैसे कि एक लैंड का है, एक लैंड है, लैंड एरिया है, उस पे आप चाहे तो घर भी बना सकते हैं, ऑफिस भी बना सकते हैं, उसको प्लेग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं, उसको पार्क बना सकते हैं, या फिर उसमें खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, या उसको उस पे बगीचा भी लगा सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी चॉइसेस यू हैव. नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस अमंग ऑल दीज, है ना, ऑल्टरनेटिव जो भी इसके यूटिलिटीज हैं, यूटिलाइजेशन है, उसके ऊपर आपको चॉइस करना है. So there the problem of choice arises due to the resources have so many uses, right? इसी choice के कारण there emerges a new concept of opportunity cost. Opportunity cost क्या है? Basically opportunity cost के बारे में आपने सुना होगा, अवसर लागत बोलते हैं इसको हिंदी में, कि this is the cost of next best ऑल्टरनेटिव चॉइस जो कि हमें फॉरगॉन मतलब छोड़ना, त्यागना पड़ता है. सपोज एक मैंने जैसे कि एक लैंड का एग्जांपल दिया, वो लैंड एरिया है, सपोज 1 बीघा लैंड एरिया है. उस 1 बीघा लैंड एरिया में आप टमाटर की भी खेती कर सकते हैं, आप अदरक की भी खेती कर सकते हैं, राइट? नाउ इफ यू गॉट टू नो कि टमाटर की अच्छी प्राइसेस मिल रहे हैं आजकल एज कम्पेयर टू अदरक. सो अदरक जो कि उस एरिया में उपज करके 2000 में बिकता, बट टमाटर के लिए आपको 3000 रुपए उस उपज से हो रही है, तो आपने जो वो 2000 अदरक के लिए
के त्यागे फॉर 3,000 amount worth of tomato, that will be the opportunity cost of that 3,000 amount of tomato जो आपने बेचे, उसका opportunity cost या अवसर लागत क्या है, वो 2,000 रुपए, राइट, जो कि आप अदरक की खेती करके कमा सकते थे. So that is how we explain an opportunity cost. तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ आपके पास ये एक नई समस्या आती है. Now what has happened? Okay, right. So opportunity cost है क्या? It is the real cost of it is the real cost of it is the cost that has been foregone, right? जो कि आपको त्यागना पड़ा किसी एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए, राइट? सिमिलरली एक लेबर के एग्जांपल से भी मैं उसको समझा सकती हूँ कि सपोज एक कॉलेज में एक पियन है जिसको कि 5,000 रुपए महीना मिलता है, राइट? और उसको बैंक में बोला जाता है कि आपको 7,000 पे हम नौकरी पे रखेंगे. सो वो 7,000 की नौकरी के लिए वो जो 5,000 का त्याग एज ए कॉलेज का पियन उन्होंने किया, उस लेबर ने किया, that is the opportunity cost of earning that 7,000 as the peon of the bank. Got it? So ये होता है opportunity cost. All right. Now उसके बाद आपका आता है now we'll go to the जो कि आपका इस साल का कोर्स है, that is macroeconomics. I cannot admit these two. I don't know why. ये टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता है. Alright, they are joining. Okay. So जो दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के वो है एक माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. So coming to the macroeconomics now. काम कर रहा. Okay. So what is macroeconomics? Shapiro ने अपने definition में बताया that macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole, right? So macroeconomics वो subject matter है, economics का वो branch है जो कि अर्थव्यवस्था को as a whole, functioning of अर्थव्यवस्था को as a whole study करता है, deal करता है. That is macroeconomics. तो इसका मतलब जो ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल लेता है और ये जो भी इकोनॉमी के बिहेवियर है उनको इकोनॉमिक एग्रीगेट्स में स्टडी करता है, लाइक टोटल इनकम या एग्रीगेट इनकम बोल लीजिए, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, नॉट एन इंडिविजुअल प्राइसेस लाइक दैट वी स्टडीड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पेन की कीमत क्या होगी और उस पेन की कीमत की वजह से डिमांड पे क्या असर होगा, हमने ये पढ़ा. या एक दो कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का की डिमांड का उसकी कीमत पे क्या असर होगा. बट यहाँ पे हम हर एक वस्तु और सेवा की प्राइसेस की बात कर रहे हैं, ना कि एक या दो वस्तुओं के या सेवाओं के कीमत की बात कर रहे हैं, बल्कि हम सारी वस्तुएं और सेवाओं के प्राइसेस और उनका असर इकोनॉमी पे किस तरह से होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. हम एक इंडिविजुअल इनकम की वजह से कंजम्पशन पे क्या असर होगा ये नहीं पढ़ते हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बल्कि ओवरऑल नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, राइट? और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कैसे वो नेशनल इनकम को प्रभावित करती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. So we study the aggregate behavior, the whole behavior, जो कि रेफर करता है सारे households और firms together, not an individual firm, not an individual household, है ना? ना ही सिर्फ household, ना ही सिर्फ firms, बल्कि firms और households सभी को together जब हम उनके overall behavior को जो study करता है, that branch of economics is known as macroeconomics, right? There is something problem with the slide. I don't know क्यों ये बार बार होती है. Now, how macroeconomics came into existence, right?
इससे पहले जो कीन्स जेएम कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच आने से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका जो जो भी थ्योरीज थी, ठीक है, जो भी लॉज थे, प्रिंसिपल्स थे, वो बेस थे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ा हमने, वो सारे हमने क्लासिकल और न्यो क्लासिकल की थ्योरीज को पढ़ा, ठीक है, जिसमें कि हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को या कुछ इंडिविजुअल्स के या कुछ फर्मों के, कुछ हाउस होल्ड्स के बिहेवियर को हम स्टडी करते थे एट माइक्रो लेवल, ठीक है। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया कि हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, राइट। सो जब तक ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, जो 1930 में एक महामंदी आई थी, वो आई थी आफ्टर द फर्स्ट, दैट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1914 से 1918। पता होगा आपको, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो खासकर जरूर पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, उसकी वजह से इकोनॉमीज काफी सारी, एक इकोनॉमी नहीं, काफी वर्ल्ड की जितने भी इकोनॉमीज उस वॉर से इफेक्टेड हुई थी, को महामंदी झेलनी पड़ी थी अपने अपने अर्थव्यवस्था में, राइट, विच दैट फेज इज नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन फेज, ठीक है। सो उसमें क्या हुआ था, महामंदी का मतलब जहां पे प्राइसेस वस्तुओं की बहुत गिर गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो क्यों हुआ था? बिकॉज क्योंकि जैसे ही वॉर जब तक था तब तक तो लोगों को आर्मी में भी भर्ती करने मिल रहा था, डिमांड वस्तुओं और सेवाओं की बहुत आ रही थी क्योंकि आर्मी का कंजम्पशन इतना था, राइट। और उसके साथ ही क्या कहते हैं आपका आपकी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड उतनी थी, एम्यूनेशंस की डिमांड थी, तो इंडस्ट्रीज और फर्में धड़ाधड़ वस्तुएं उत्पादन कर रहे थे, वहां पे भी लोगों को रोजगार मिल रहा था, आर्मी में भर्ती हो रहे थे, वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो धीरे धीरे जब ऐसा हुआ, तो एक स्टेज के बाद जब वॉर खत्म हो गया, तो वो आर्मी डिप्लॉय कर दिया, उसको वापस है ना, उनको जॉब से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो फिर अब उनके पास परचेजिंग पावर नहीं रही, क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं रहे, ना रोजगार नहीं रहा, तो इनकम के सोर्सेज नहीं रहे। जब इनकम के सोर्सेज नहीं थे, तो फिर क्या हुआ कि जो इतना धड़ाधड़ वस्तुओं का उत्पादन निरंतर होते जा रहा था, उसकी मांग में एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, इकोनॉमी एज ए होल घटने लगा। अब जब डिमांड घटता है, व्हाट हैपेंस टू द प्राइसेस? प्राइसेस घटने लगती हैं, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है। अब जब प्राइसेस घटने लगी, तो प्राइसेस घटने की वजह से जो इंडस्ट्रीज और फर्में थी, उनको अपने प्रॉफिट भी नहीं, प्रॉफिट छोड़ के उनको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी लोगों को निकालना शुरू कर दिया जॉब से, राइट। और ज्यादा मल्टीप्लाई होते गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयड जितने जितने मल्टीप्लाई होते रहे, डिमांड और घटता गया, ओवर प्रोडक्शन वस्तुओं का इतना हो चुका था, उनकी प्राइसेस इतनी कम थी, इंडस्ट्रीज लॉसेस में जा रही थी, है ना, फैक्ट्रीज लॉसेस में थी, लोग बेरोजगार थे, ओवर प्रोडक्शन इतना ज्यादा था, ओवर प्रोडक्शन था, और प्राइसेस बहुत घट चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं महामंदी की सिचुएशन, जहां पे कोई होप ना हो, लोगों को इकोनॉमी में कोई होप नजर ना आए। जैसा कि अभी फिलहाल थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे एक इस तरह का रूप जो है अभी इस कोविड के 19 के समय में भी देखने में, या आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, मिल रहा है, राइट। सो उसके वजह से क्या हुआ, जब इतना कुछ हो गया इकोनॉमी में, सो उसकी वजह से तो जो क्लासिकल की जो थियरीज थी ना, अभी हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट यूनिट में इसकी एम्प्लॉयमेंट की थियरीज, क्लासिकल्स की, कीन्स की, तो आपको और समझ आएगा अच्छे से। तो क्लासिकल्स के जितने भी थियरीज थी, वो कहते थे कि एवरीथिंग शुड बी डिपेंडेंट ऑन मार्केट, हर चीज जो है डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्स तय करेगी, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है ना, क्या प्राइसेस होगी, मार्केट पे छोड़ दो, सरकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए, सरकार को सिर्फ वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए। ये क्लासिकल्स की का मानना था। क्लासिकल्स हमेशा अपने थियरीज में यही करते थे कि मार्केट मैकेनिज्म को काम करने दो, कीमत तंत्र को काम करने दो, है ना, कीमत तंत्र तय करेगी, प्राइस तय करेगी, प्राइस मैकेनिज्म मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, बाजार, ठीक है, के द्वारा नियंत्रित होते हैं हर चीज,
क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें बाजार नियंत्रित करेगी थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बट एक्चुअल में वो सारे फेल हो गई। ऑटोमेटिक क्लासिकल्स कहते थे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स थे, बेरोजगारी कभी रहेगी नहीं, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बरकरार रहेगा, ये क्लासिकल्स का मानना था। बट उनकी थियरीज यहाँ पे फेल हो गई। फेल हो गई तो फिर कीन्स ने एक किताब छापी जिसका नाम था द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जॉन माइनार्ड कीन्स ने ये किताब लिखी थी। उसमें बताया कि कीन्स ने बताया कि जो ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ द इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। सरकार का हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और सरकार के हस्तक्षेप कैसे, किस रूप में? सरकार रोजगार देगी लोगों को, निवेश करेगी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स निवेश नहीं करेंगे क्योंकि लॉसेस ही लॉसेस हैं, प्रॉफिट का कोई आसार नहीं है। सो कीन्स ने अपना जो है अपने ओपिनियंस उस पर रखे अपनी किताब में, राइट? कि सरकार को हस्तक्षेप करके निवेश करना चाहिए, लोगों को रोजगार प्रदान करना चाहिए, चाहे वो खाली गड्ढे भरवा के हो या किसी भी तरह का, ताकि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी आए। जब परचेजिंग कैपेसिटी आएगी तो मतलब रोजगार मिलेगा, तो अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे तो धीरे धीरे कीमतें ऊपर जाएंगी, और फिर धीरे धीरे जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो क्या होगा? प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे। जब प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, और जब निवेश बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करके फिर से वो ग्रोथ के पाथ में आ जाएगी। सो दैट वाज द थियरी गिवन बाय कीन्स later on in his this book, that is the general theory of employment, interest and money, right? So जब कीन्स ने अपनी ये किताब छापी, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच का ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट इस तरह से हुआ है, राइट? देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, राइट? सो दिस इज हाउ आई हैव सेड कि गवर्नमेंट का रोल इसमें उन्होंने बताया कीन्स ने, कि हाउ बिगर द रोल ऑफ गवर्नमेंट, the government can play a bigger role, right, during this kind of depression, right? So this is how the macroeconomics came into existence after the publication of the general theory of employment, interest and money, right? So basically हमने अभी तक मैक्रोइकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, मैक्रोइकोनॉमिक्स होता क्या है और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, हमने इस बारे में पढ़ा। Now coming to the, because आपने माइक्रो पढ़ लिया, right? Now you are going to study the macroeconomics, right? So macroeconomics के और माइक्रोइकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या हैं, right? क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? So that we have to study now, है ना? डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैं इसको फिर से स्लाइड मोड में ले आती हूँ इस तरह से, राइट? ओके, सो जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, फर्स्ट इज लेवल ऑफ स्टडी, राइट? Macroeconomics, it studies the problems of scarcity and choice at the level of economy as a whole, right? So economy को as a whole ये study करता है, right? चाहे वो problem of scarcity हो, चाहे choice हो, right? Economy को as a whole ये study करता है। Then on the other hand, microeconomics क्या करता है? It studies the problem of scarcity and choice at an individual level, right? या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अमंग ये इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। नाउ जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं मैक्रो और माइक्रो में, वो भी डिफरेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड, दैट इज टोटल डिमांड की बात करते हैं, टोटल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर की डिमांड या कुछ कंज्यूमर्स की डिमांड, राइट, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई, इस तरह के वेरिएबल्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं अंडर द माइक्रोइकोनॉमिक्स। देन द इकोनॉमिक डिसीजंस जो लिए जाते हैं अंडर माइक्रोइकोनॉमिक्स, इट इज बीइंग टेकन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं अंडर माइक्रोइकोनॉमिक्स, जबकि मैक्रोइकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, लाइक
RBI, like SEBI, right? So they take the decisions, they have the power. So these are some institutions which again are government institutions, which take the decision on behalf of the whole country or whole economy, right? Now focus, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फोकस है दैट इज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्टडी कर रहे हैं, राइट? एक हाउस होल्ड की स्टडी कर रहे हैं, फर्म्स की स्टडी कर रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ फर्म्स की स्टडी कर रहे हैं, सो दे फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर हम कंज्यूमर जिसकी बात कर रहे हैं, हम एक या दो कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सो हम देखते हैं वहां पे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जाए कंजम्पशन के द्वारा, राइट? सो हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, उस पे फोकस ज्यादा रहता है, जबकि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सोशल वेलफेयर एट लार्ज पे हमारा फोकस रहता है, राइट? देन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन इज एट लार्ज लेवल, जबकि यहाँ पे एग्रीगेशन होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही हाउस होल्ड या एक ही कंज्यूमर या एक ही प्रोड्यूसर या फर्म के बारे में पढ़ते हैं, बट द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज वेरी लिमिटेड, राइट? Then comes the central issue. Central issue under microeconomics is the allocation of resources, right? कैसे allocation of resources किया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो central issue है how to bring full employment, पूर्ण रोजगार की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए और ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को कैसे इंक्रीज किया जाए, दैट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन कमिंग टू द मेथड ऑफ स्टडी, इसको हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से पढ़ते हैं मैक्रो में, और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में डिफरेंस क्या है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम ऑफ, जैसे कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित हुई, हम ये पढ़ते हैं, है ना? जबकि हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम सारे मतलब पूरे इकोनॉमी एज ए होल को, मतलब इकोनॉमी एज ए होल को लेके उनके होल एज ए होल की पर्सपेक्टिव से हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? जैसे कि सपोज कि एक पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम एक सिंगल फर्म की बात करेंगे, सिंगल कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि कैसे कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम अचीव किया जाए, कैसे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे फर्म है को हम इस तरह से निर्धारित करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम पार्शियल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, जबकि अदर थिंग्स को वो कांस्टेंट मानती हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इस तरह से वो लेती हैं, या सेटरेस पेरिबस बोलते हैं, राइट? दैट मींस अदर थिंग्स अज्यूमिंग द सेम, राइट? कांस्टेंट मान के। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम में हम इकोनॉमी एज ए होल एग्रीगेट यूनिट्स के को कंसीडर करके, एक फर्म को नहीं बल्कि सारी फर्मों और हाउस होल्ड्स के लेवल पे हम लोग इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। So these are the basic differences among the macro and microeconomics. I think this is more than enough for today, and now let me stop.